अभी पहले भी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं, इससे पहले भी हो चुकी हुई हैं, मुज़ाकरात भी हुए हैं, बहुत से सेशंस भी हुए हैं, इस्लामी सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी हुई हैं डोनाल्ड ट्रंप की। आज नेतन्याहू से जो मुलाकात है उससे इतनी ज़्यादा उम्मीदें क्यों वाबस्ता हैं? आपको लगता है कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है इसमें? जी बहुत शुक्रिया इमरान और शहरबानो, आपने इनवाइट किया। देखिए, ये स्ट्रेंज बात है कि एक तरफ पीस की बातें होती हैं, अमन की मीटिंग्स हो रही होती हैं, और दूसरी तरफ जो इसराइल का है, वो जुल्म और तशद्दुद बेरहमी से जारी है। और ये मुझे ये लगता है कि शायद ये इस हद तक मायूसी पैदा करना उनकी स्ट्रैटेजी मुझे लगती है कि लोगों को, खासतौर मुसलमानों को, गजा के जितने मकीन हैं वहाँ इस हद तक मायूसी फैला दी जाए कि जो भी फिर बार्गेन की जाए वो इसराइल की फेवर में हो। देखिए, हम्म। बुनियादी तौर पर होता ये है कि जब भी आप नेगोशिएशन टेबल पर जाते हैं तो देखना होता है कि किसकी पोजीशन स्ट्रेंथ की है और किसकी कम कमजोर पोजीशन है। इस हद तक मायूसी फैलाने का, जबर करने का मुझे मकसद ही यही नज़र आता है वाहिद, कि इस हद तक लोगों को मायूस कर दिया जाए कि फिर वो लोग समझें कि किसी ना किसी तरीके से जो भी एक डील या पैकेज जिसको हम कहेंगे अमन की वो राह निकल रही है, उसको ले लिया जाए। बदकिस्मती से उसमें अमेरिका भी शामिल है, नेगोशिएशन होती है, लोगों के ज़हनों में उम्मीद पैदा कर दी जाती है और फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा सारा कुछ वहीं का वहीं खड़ा है। और ये ज़ुल्म बंद ना होने का ऑब्वियसली कोई नाम नहीं ले रहा। आलमी राय आमा अपनी जगह है, प्रेशर बिल्ड ज़रूर हो रहा है, लेकिन इस पे मेरा लास्ट कमेंट ये है कि आपने देखा कि 150 मुल्क इस वक़्त तस्लीम कर चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से फ़ॉर्मलाइज़ नहीं हो रहा और अमेरिका हमेशा वीटो करता आया है। और अभी भी मुझे फ़ोर्सी मैं यही कर रहा हूँ कि ये कोई भी रेज़ोल्यूशन पास हुई तो अमेरिका उसको वीटो कर देगा। और ये जो मुल्कों ने, यूरोप ख़ास तौर पे जिन्होंने ये फ़लस्तीन को तस्लीम किया है, वो भी अपने डोमेस्टिक इंटरनल प्रेशर को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए किया है। इसलिए नहीं है कि वो, मेरा ख़्याल है, ज़्यादा हमदर्दी उनकी सिर्फ़ है, अपनी-अपनी हुकूमतों के बचाव के लिए ये सारा कुछ चल रहा है। अच्छा, खालिद चिश्ती साहब, आपने देखा कि मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद की सूरत सामने आ रही है, एक ब्लॉक बनने जा रहा है। ईरान ने इस पे शमूलियत की का इजहार किया है कि मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान एक मुश्तरका दिफाई इत्तेहाद बनाते हैं तो आप क्या समझते हैं इस्लामी अमन जो है एक बड़ी ताकत के तौर पर सामने आएगा? देखिए शहरबानो, ये आइडियल कॉम्बिनेशन तो है कि जी मुसलमान मुल्क इकट्ठे हो जाएं, और ये आंखें खोलने के लिए नेतन्याहू की मेहरबानी है कि उसने हमें इकट्ठा कर दिया, रियलाइज करवाया है कि जब तक आप अकेले अकेले हैं, मैं एक एक को चुन चुन कर टारगेट करता रहूंगा, जो कि मुसलमान हो रहे हैं और आपने देखा था। ये बहुत अच्छा पेश खैमा है हम्म। कि रियलाइजेशन हो और ये यूनिटी हो। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट हैं आपस में मुसलमान मुल्कों के भी, वो कुछ इसराइल से जुड़े हुए हैं, कुछ अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। आपको सुनकर शायद हैरत होगी कि इज़राइल जो असला बेचता है पूरी दुनिया में, उसका 22 से 25% मुसलमान मुल्क लेते हैं। तो हमने तो वो बायकॉट नहीं कर सके अभी तक, इन वेपन भी उसी से खरीदते हैं, फिर अब उसके खिलाफ एग्जैक्टली। महाज भी खड़ा करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे मुल्क अमेरिका पे इतने डिपेंडेंट हैं कि उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेंगे। तो जो आप बात कर रही हैं वो बड़ी आइडियल है, होनी चाहिए, और ये हो जाए तो इज़राइल को बहुत ज़्यादा खौफ पैदा होगा, जो पहले नहीं है। मैं अक्सर आपके चैनल पर पहले भी अर्ज़ करता आया हूँ कि देखिए, जब भी कोई हमलावर होता है तो पहले वो कैलकुलेट करता है, हिसाब लगाता है कि मुझे इस हमले की कीमत क्या देनी पड़ेगी। और मैंने पहले भी कहा था कि हिंदुस्तान ने गलत अंदाज़ा लगाया अपने हमले का और इज़राइल ने ठीक अंदाज़ा लगाया। हम्म। इज़राइल और हिंदुस्तान का मैं क्यों इसलिए मवाज़ा कर रहा हूँ कि दोनों इंतहाई करीबी, उनमें भाईचारा बहुत है, एक-दूसरे पे एतमाद बहुत है और साथ बड़ा देते हैं। इज़राइल ने सही अंदाज़ा इसलिए लगाया कि कतर के बाद जो रिस्पॉन्स हुआ है, वो इज़राइल ने, आई एम श्योर, यही कैलकुलेट किया होगा कि चंद रेज़ोल्यूशन होंगी, एओआईसी कंडेम करेगी, कोई करारदाद एक आध हमारे खिलाफ आ जाएगी और दैट इज़ इट, आगे चल पड़ेंगे। हिंदुस्तान ने गलत अंदाज़ा लगाया। उसने गलत अंदाज़ा इसलिए लगाया कि उसने सोचा था कि मैं हमला करूँगा और पाकिस्तान के लिए न्यू नॉर्मल सेट कर दूँगा, और मैं ये पैदा करूँगा माहौल कि जब भी मेरा दिल करेगा या हम समझेंगे, हम एक स्ट्राइक बैक किया करेंगे पाकिस्तान पर और कहा करेंगे कि हमने दहशतगर्दों को चेज़ किया है। पाकिस्तान ने, ख़ास तौर पर लोगों ने, मुसल्लह अफ़वाज ने और फ़िज़ाइया ने जिस तरीके से जवाब दिया, बिल्कुल ठीक हिंदुस्तान है। का न्यू नॉर्मल सेट खालिद नहीं साहब, हुआ। ये जो तो ये मुलाकात दोनों होने जा मुल्क। रही है आज ट्रंप की और नेतन्याहू की, इस मुलाकात को आप किस तरह से देखते हैं? दूसरा ये कि क्या ज़मीनी हकायक को ये चेंज कर सकेगी सारी सूरत हाल, या फिर ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि अब गज़ा में अमन होने वाला है, मैं जंग को ख़त्म करवाने वाला हूँ, मेरी आज मीटिंग है। वाकई ऐसा हो जाएगा इस मीटिंग के बाद? और दूसरा, सिफारती तौर पर ही बयानिए हम देखते हैं कि ट्रंप की जानिब सामने आते हैं, लेकिन इस पर हम अगर हम रियलिटी की बात करें तो इन रियलिटी नेतन्याहू अपनी किसी भी हठधर्मी से बाज नहीं आता।
यही वजह है, मैं ये अर्ज करते चलूं कि बुनियादी तौर पर है ही नेतन्याहू की हठधर्मी है, और उसको कोई क्योंकि चेक नहीं है और उसको कोई कीमत देनी नहीं पड़ती अपने इन फैसलों की, और खास तौर पर वो जिसमें वो इतने जुल्म ढा रहा है। और इसलिए जुल्म ढा रहा है कि अमेरिका की बैकिंग है, और खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट वो दोनों तरफ सेफ खेलते हैं। कभी अरबों को भी कहते हैं कि आप बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो कहते हैं इसराइल भी ठीक कर रहा है। तो सबसे ज्यादा शह तो अमेरिका की है। जी। अगर ये एक मुलाकात से मैं नहीं समझता कोई भी तब्दीली आएगी। ये हो सकता है कि उन्होंने अमेरिकी सदर ने जो मुसलमान मुल्कों को कुछ जो लीडर्स को बिठाया था अभी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन इजलास के दौरान, हो सकता है कोई वे फॉरवर्ड तय हुआ हो, वो इसराइल को पुट अप करेंगे। लेकिन ओवरऑल मैं नहीं देख पाता कि जब तक कोई ऐसा मुल्क जिसकी इसराइल से इतनी कन्वर्जेंस ना हो वो ना बैठे मुज़ाकरात में। चीन हो सकता है, रूस हो सकता है, कोई और मुल्क हो सकते हैं, यूरोपियन यूनियन हो सकती है, जिसके कोई स्टेक इस हद तक जुड़े हों इसराइल से, तो जो भी डील आएगी मैं समझ रहा हूं कि वो इसराइल के हक में आएगी जी। और इतनी फेवर नहीं करेगी। और फिर इल्जाम इन्हीं पर लग जाएगा कि हमास हमले जारी किए हुए है, या फलस्तीनी जद्दोजहद करना चाहते हैं, या हमारी बात मानी नहीं गई। तो एक जैसे कहते हैं ना पॉइंट स्कोर करने के लिए शायद इस तरह का कोई अनाउंस किया जाए, लेकिन मुझे मीनिंगफुल नजर नहीं आ रहा कोई अभी। ठीक है खालिद साहब, आपने बड़े अहम नुकात पे बात की है। एक और अहम मामला है जिस पर हमने आपसे गुफ्तगू भी करनी है, और वो है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला तारीखी दिफाई मुआहिदा, और खत्ते में बड़ी तब्दीली की निशानदेही कर रहा है ये मुआहिदा ये वाजे करता है कि किसी एक मुल्क पर बरमनी जा रही है, दोनों ममालिक पर हमला तस्वुर होगी। दिफाई ताउन की इस सतह पर ले जाना और ना सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक कदम है, बल्कि खत्ते के तवाज़ुन की ताकत में भी एक नई जहत पैदा करता है। इसी दौरान ईरान ने भी इस मुआहिदे में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ईरानी क़यादत का यह कहना है कि अगर ये इत्तेहाद वसी हो जाए तो एक मौस्तर इलाकाई इस्लामी ब्लॉक सामने आ सकता है। अच्छा खालिद जैसी साहब, ये भी बताइएगा, अगर जैसा कि नज़र भी आ रहा है और ईरान की ख्वाहिश भी ये है कि वो इस मुआहिदे में शामिल हो जाए, ईरान का इस मुआहिदे में शामिल होना उसका खित्ते पर क्या असर होगा, मशरिक़ वुस्ता के अमन पर उसका क्या असर होगा, कितना सिग्निफिकेंट है ये, और क्या ये वाकई डुएबल है या नहीं? देखिए इमरान, अब ये रियलाइजेशन आती जा रही है मुसलमान मुल्कों पे, और फिर कर्टसी नेतन्याहू की वजह से कि इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है, और सब मुल्कों को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर इत्तेहाद ना किया तो अलहदा इसराइल किसी भी मुल्क को टारगेट करने की ना सिर्फ कैपेसिटी रखता है, बल्कि किसी वक्त भी अनलीश कर सकता है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद मुल्क है जिसे पिछले 50 सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि थ्रेट कर सकता है, लेकिन ना अल्हम्दुलिल्लाह हमारे न्यूक्लियर प्लांट को हमला कर सका, क्योंकि हमारी हिट बैक करने की अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सलाहियत है कि इसराइल को उसकी प्राइस पता है, जो मैं पिछले सवाल के जवाब में अर्ज कर रहा था, जिसकी वजह से हमारी तरफ नहीं आया। अब जो मुल्क, और खास तौर पर हमने जो साबित किया है अभी 6 और 7 मई को, वो पूरी दुनिया ने देखा है। जी। अब जी। बहुत सारे ममालिक, खास तौर पर अरब और मिडल ईस्ट के मुल्क हमारे साथ कोलैबोरेशन चाहते हैं, ट्रेनिंग चाहते हैं, हमारे साथ क्लोज कॉपरेशन चाहते हैं। तो ये बहुत अच्छा खुश आइंद है कि अगर ईरान ज़ाहिर है अभी कॉन्फ्लिक्ट से निकला है इसराइल के साथ, उसने रियलाइज किया अकेले लड़ना उसके लिए भी बहुत मुश्किल है। सऊदी अरब के पास बहुत ज्यादा वेपन्स होंगे, बहुत ज्यादा पैसे और रिसोर्सेज हैं, लेकिन जो चीज सऊदी अरब को जो इस वक्त मिसिंग लगी है, जो मिसिंग लिंक है, जहां डिस्कनेक्ट लगा, वो ये था कि उसके पास वेपन्स और जहाज बहुत ज्यादा है। जो मिसिंग चीज थी जिसको वो चाहते थे कि हमें हो कोई एश्योरेंस दे और यकीन दिलाए, वो अमेरिका नहीं दिला रहा था, वो पाकिस्तान ने वैक्यूम फिल किया है। जो हमने जाके हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो वेपन्स के लिए नहीं हुई है। हमारी एश्योरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सऊदी अरब के लिए कि बुरा वक्त आया तो पाकिस्तान साथ खड़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन लास्ट पॉइंट में इस पे ऊपर इंपॉर्टेंट ये जरूर बात ऐड करूंगा कि ये ऐसा नहीं होता कि खुदा ना खास्ता इसराइल हमला करेगा तो तब हम पहुंचेंगे। हमें पीस टाइम में एक दूसरे को रिसोर्सेज अवेलेबल करने होते हैं, कैपेसिटी बिल्ड करनी होती है, टेक्नोलॉजी और ट्रांसफर करनी होती है, ट्रेनिंग देनी होती है। यानी आप रिजॉल्व करते हैं पीस टाइम के अंदर, तब आप जवाब दे सकते हैं जंग में बुरे वक्त पर। लेकिन अगर हमारे खालिद जेट साहब एक लम्हे के जी लिए हम तस्लीम भी कर लें कि ईरान भी इस मुआहिदे में शामिल हो गया है, तो मतलब तो यही होगा ना कि ईरान पर अगर अटैक होता है तो वो पाकिस्तान पर अटैक उसका समझा जाएगा, और पाकिस्तान जो है उस जंग में फिर शामिल हो जाएगा। अभी हाल ही में हमने देखा कि ना सिर्फ इसराइल ने ईरान पर हमला किया, बल्कि अमेरिका ने भी उसकी एटमी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया। ऐसी सूरत हाल उठा के अगर दोबारा कुछ लम्हे बाद या कुछ सालों के बाद, महीनों के बाद हो जाती है, तो पाकिस्तान के तो भी हालिया अमेरिका के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, तो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन कितनी मुश्किल होगी, कितनी ट्रिकी होगी? इमरान, देखिए जब भी आप इस तरह की अलायंस करते हैं ना, पहले आप सबसे ज्यादा नंबर 1 जो पॉइंट लिखते हैं वो कहते हैं कॉमन थ्रेट या कॉमन एनिमी, वो कौन सा है। उसके बाद आप म्यूचुअल अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। तो कॉमन थ्रेट का तो कोई शक नहीं है कि सबके मुल्कों का, इन मुल्कों का जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनका इसराइल ही है नंबर 1। आया पाकिस्तान का इसराइल से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी हुआ है? नहीं हुआ है।
और इंशाल्लाह होगा भी नहीं, क्योंकि इजराइल को हमारी कीमत पता है कि हमने क्या उनसे लेनी है अगर उसने हमला किया। हमारी हमारी बहुत कैपेसिटी है जो इन मुल्कों से ज्यादा है, और दो दो फ्रंट पर हमारी ज्यादा उनसे है। एक कैपेबिलिटी, और दूसरा हमारा हौसला या रिजॉल्व अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो जहां तक आप कह रहे हैं कि अमेरिका से कन्फ्रंटेशन, अमेरिका से बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी स्टेज पर होगा, ऐसा होगा, लेकिन सॉवरेनिटी जिस मुल्क की हो, यूनाइटेड नेशंस भी, एथिकली भी, पूरी दुनिया इस असूल को मानती है कि अगर आपकी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है तो आपको हिट बैक करने का हक है। बिल्कुल। अब कर कौन सकता है वो इंपॉर्टेंट है इमरान साहब। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि किसकी कैपेसिटी है हिट जी। बैक करने की, कि अगर आपने मेरे मुक्का मारा और मेरे नाक से खून बहा तो मैं ऐसा मुक्का मारूंगा कि आपके सर से। तो ये हमने देखना होता है, प्राइस वापस कितनी आप दूसरे से मांगते हैं। अगर पाकिस्तान आज तक अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योर है तो उसकी कैपेसिटी की वजह से और उस रिजॉल्व या कॉन्फिडेंस की वजह से कि हम भी हिट बैक करेंगे। बिल्कुल। अच्छी बात है अगर ये ज्वाइन करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने खालिद चिश्ती साहब। पाकिस्तान के किरदार को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। एक ब्रिज का नाम दिया गया है कि पुल की सूरत इख्तियार कर रहा है पाकिस्तान जो है इस सारे ब्लॉक में। अब क्या समझते हैं पाकिस्तान किस तरह इस इत्तेहाद को मुस्तहकम और अमली जामा बना सकता है? देखिए शहबानो, आजकल पाकिस्तान की बड़ी रेलेवेंस बनी हुई है, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, मिडल ईस्ट जी। में भी, और वो हमने अर्न किया। मैं पहले सवाल के जवाब में आपने अर्ज किया था। अभी देखिए, ये जो अमेरिका के साथ हमारी गुडविल है, मैं भी इसको बहुत लास्टिंग नहीं कहता। वो इसलिए नहीं कहता कि अमेरिका ने ट्रेडिशनली, हमारे जो 78 साल का रिकॉर्ड है हमारा अमेरिका के साथ, वो बहुत प्राउड हिस्ट्री इनमें नहीं मैं गिनता एज ए बायलैटरल, जैसे दूसरे मुल्कों के साथ रहा है कई और मुल्कों का। और उसकी वजह ये है कि आपने देखा होगा अमेरिका हमें अपनी नेशनल इंटरेस्ट में इंगेज करता है। अपनी नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है जब हम उनको जरूरत पड़ती है। आपने सोवियत यूनियन के वक्त देखा, उन्होंने हमें इस्तेमाल किया, सेंटो सीटो में उन्होंने इस्तेमाल किया, 9/11 हुआ तो दोबारा 3 दफा तीसरी दफा तब हम इस्तेमाल हुए, इस सेंस में कि हमें एंगेज किया। और जो ही जब खत्म हुआ, वो क्राइसिस खत्म हुए, तो हमें भी डंप कर दिया गया। तो आपके सामने है सारी की सारी हिस्ट्री। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आइडियल टाइम है कि हम इसको एंगेज करें, अमेरिका को अपने बेनिफिट्स के लिए भी जी। वैल्यू एडिशन करें, ट्रेड करें। हमारी हार्डली 7.5 बिलियन की तो ट्रेड है। इंडिया के तकरीबन 145 बिलियन की। हमें इन तरफ भी देखना चाहिए कि हम लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के सकते हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत सारे बायलैटरल सोशल में भी हम एंगेज करें। हमें तब फायदा होगा। स्टैंड लोन शायद हम कंट्रीब्यूट उस तरह ना कर सकें इस पूरे वो, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट, आखिरी बात यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के आपके मूड का पता है, वो किसी दिन कुछ होते हैं और अगले दिन कुछ होते हैं। जी, जी। और वो जाहिर है सेल्फ सीकिंग और सेल्फ प्रेज में बहुत ज्यादा उनको मजा आता है शायद कि मेरी तारीफें की जाएं और वाह वाह की जाए। वो जब तक आप करेंगे, और खुदा न खास्ता जिस दिन ना मानी गई, वो कहेंगे, वो शायद आपको उस तरह ना एक्नॉलेज या नजर आए। रिगार्ड करें जिस तरह भी हिस्टोरिकली कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल ठीक कहा आपने खालिद चिश्ती। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और ख़बरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।